मुझे अगर 9 से 5 की जॉब को क्विट करना है तो स्टार्टअप के लिए मेरी पूर्व तैयारियां किस तरीके की होनी चाहिए। स्टार्टअप की शुरुआत होती है एक आइडिया से। आप जहाँ पे भी देखोगे स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप एक आइडिया है, एक इनोवेशन, एक प्रोसेस है कि जहाँ पे मार्केट में आपको एक गैप दिख रहा है और गैप को आप फुलफिल करने का ट्राई कर रहे हैं। सो सर बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस में हो। लेट्स से कि आज मैं एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे लोकल पुलिस की भी परमिशन लगेगी, मुझे एफएसएसआई की भी परमिशन लगेगी, मुझे कमर्शियल की भी परमिशन लगेगी। गवर्नमेंट की कोई ऐसे पोर्टल है, वेबसाइट है कि कहाँ जहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकूँ या फिर वहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकूँ। थैंक्स टू गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जगह पे, अगर आप नया स्टार्टअप सेटअप कर रहे हो तो कई सारी जगह पे लीगल कंफर्ट दे रही है। आपने गवर्नमेंट ने पोर्टल बना के रखे हैं जहाँ पे आप पोर्टल पे जाओ और गवर्नमेंट अधिकारी आपको मदद करते हैं कि हाँ आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो इतने रजिस्ट्रेशन आप ले लो, आपका काम ईजी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आज एक बार फिर से स्टार्टअप की बारी आ गई है। आपने देखा होगा कि कुमार बायोस्कोप में कुछ समय पहले हमने स्टार्टअप के कुछ पॉडकास्ट किए थे। एक बार फिर हम स्टार्टअप को लेके आए हैं, लेकिन स्टार्टअप के कुछ नए आयाम, कुछ नए डायमेंशंस के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि भाई सरकार जो है वो किस तरीके की सहायता करती है, हमें कैसी पूर्व तैयारियां करनी चाहिए, फंड रेजिंग कैसे होगी, आदि आदि। इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने सीए विश्रुत शाह, जो कि आज हमें स्टार्टअप के बारे में कुछ नए डायमेंशंस दिखाएंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं विश्व जी से, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अरे भाई आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में विश्रुत जी के लिए कुछ क्वेश्चंस आप हमें जरूर भेजिए। वो क्वेश्चन हम उन तक पहुंचाएंगे और उनके जवाब हम आप तक भी पहुंचाएंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं विश्रुत जी से। विश्रुत जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कुमार जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। सर, स्टार्टअप आजकल एक बहुत ही कॉमन वर्ड हो चुका है, लेकिन 9 से 5 की जॉब क्विट करने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। हाँ, जॉब से मुझे एक्सपीरियंस डेफिनेटली कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके पहले का जो एक पूरा प्रिपरेशन होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भाई मुझे अगर 9 से 5 की जॉब को क्विट करना है तो स्टार्टअप के लिए मेरी पूर्व तैयारियां किस तरीके की होनी चाहिए। सो कुमार जी बेसिकली क्या होता है, स्टार्टअप की शुरुआत होती है एक आइडिया से। आप जहाँ पे भी देखोगे स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप एक आइडिया है, एक इनोवेशन, एक प्रोसेस है कि जहाँ पे मार्केट में आपको एक गैप दिख रहा है और गैप को आप फुलफिल करने का ट्राई कर रहे हो। जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं जोमेटो। तो जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो बेसिकली आपकी जो फूड डिलीवरी का अनऑर्गेनाइज पूरा मार्केट है उसको एक जगह पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपका दिमाग में कुछ भी आइडिया है, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट में ये जरूरत है, वो जरूरत किस पाए पे हो सकती है, तो या तो प्राइस पे हो सकती है। इंडिया पूरा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, आपको लग रहा है कुछ चीज 100 रुपए की मिल रही है, शायद मैं कुछ अलग एफर्ट्स करके उसको 80 रुपए में ला सकता हूँ तो सबको इसका फायदा होगा। तो वो एक प्राइस पे हो सकती है। दूसरी हो सकती है क्वालिटी पे, कि जहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड की क्वालिटी अगर आप लोकल मार्केट में प्रोवाइड करोगे, तो अभी इंडिया एक एस्पिरेशनल मार्केट है, सभी लोगों को अच्छी प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वहाँ पे आप एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर कोई ऐसी चीज जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो मार्केट में आइडेंटिफाई करना कि बेसिकली गैप क्या है और वो गैप को फुलफिल करना, वही स्टार्टअप है। फिर वो हो सकता है कि एक जगह पे कोई बड़ा पाव की लारी नहीं है, वो लारी लगा रहा है तो भी स्टार्टअप है। और कोई ऐसी मोबाइल ऐप आ रही है कि जो सभी जगह को एग्रीगेट करके एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करे, तो वो भी स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया है और वो आइडिया कभी भी आ सकता है। वो 9 to 5 जॉब में से भी आ सकता है, आप कहीं पे जा रहे हो तब भी आ सकता है, आप मूवी देख रहे हो तब भी आ सकता है, और आप आराम कर रहे हो तब भी आ सकता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात बताई। सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आए हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको R&D करना पड़ेगा। सही बात। सो R&D को आप किस तरीके से देखते हैं। सो बेसिकली सर स्टार्टअप के बारे में अगर सोचे तो होता है मार्केट रिसर्च। बेसिकली मार्केट, आप जो भी आइडिया सोच रहे हो वो मार्केट में एक्चुअली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो हमको देखना है। हमको 5 लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट की जरूरत है, ये सर्विस की जरूरत है, या फिर ये प्रोडक्ट कैसे आएगी तो आपको अच्छा लगेगा। वो आपको टेक फॉर्म में आएगी तो अच्छा लगेगा या फिर ऑफलाइन फॉर्म में आएगी तो अच्छा लगेगा। मैं अगर आपको खुद डिलीवर करना हो तो अच्छा लगेगा या फिर आप मेरे शॉप में आओगे तो अच्छा लगेगा। तो आइडेंटिफाई करना कि मेरी प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टअप में बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट,
अगर कोई चीज़ पे आप काम कर रहे हो तो वो रियली मार्केट वैलिडेट करता है या फिर वो स्केल हो सकता है, उसमें से सही में धंधा भी बन सकता है, तो वो सोचना है, वही आपका R&D है। और वही R&D आपका लेके जाएगा कि वेदर आपका स्टार्टअप चल सकता है कि नहीं चल सकता है। सर आपने एक वर्ड यूज किया कि वो स्केलेबल है कि नहीं। राइट। मुझे भी ये जानना है, दर्शकों को भी ये जानना है कि ये वर्ड भी बहुत आजकल सुनने को मिलता है सही कि बात भाई आपका बिजनेस स्केलेबल है या नहीं। राइट। व्हाट इज स्केलेबल बिजनेस? स्केलेबल वर्ड का मतलब क्या है? सो सर बेसिकली स्केलेबल का मतलब होता है कि आपका धंधा बढ़ेगा कि नहीं। हम्म, उसमें 3 चीज़ प्राइमरी होती है। एक ऐसा है कि आप खुद उसमें टाइम एनर्जी डाल पाओगे या फिर एक लेवल के बाद खत्म हो जाएगी। एक लेवल के बाद मार्केट ही नहीं एग्जिस्ट करता है। तो वो एक आपका स्केल होगा। दूसरा ऐसा होगा कि इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हो और रेप्लिकेट कर सकते हो, जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस हो गया कि आपने आज एक बिजनेस डेवलप किया है जिसको मैं हर सिटी में ले जा सकता हूँ। तो वो मेरा स्टार्टअप बढ़ सकता है, वरना फिर स्केल नहीं होगा। अगर मैं एक ही जगह पे बैठा हूँ, आज लेट्स से मैं सीए हूँ, मैं एक ही जगह पे बैठा हूँ और मैं ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो स्केलेबिलिटी मेरी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो दूसरा आपका आता है कि उसको कितना आप रेप्लिकेट कर पा रहे हो, और तीसरा आप कितनी अंडरलाइन टीम डेवलप कर पा रहे हो जिससे वो स्टार्टअप ग्रो होता है। जैसे लेट्स से कि आपने बात करी क्विक कॉमर्स, आज की तारीख में क्विक कॉमर्स 10 लाख गीग वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड करता है, जो सिर्फ बाइक पे घूमते हैं और आपको डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, जो आज से 3 साल पहले कहीं नहीं था मार्केट में। तो आप सोचो कि एक पूरा नया मार्केट क्रिएट हो गया। तो ये बताता है कि आपका बिजनेस स्केलेबल है कि नहीं। तो ये 3 चीज प्राइमरीली मैटर करती है। सो स्केलेबल का मतलब आप कितना ग्रो कर रहे हो या कितना ग्रो 100%। कर पाओगे उसकी सेंस पहले से आपको थोड़ा सा अंदाजा, राइट। भले 100% ना हो लेकिन एटलीस्ट 60-70% हो तो वो बहुत ही मायने रखता है। सर ऐसा लग रहा है कि जो आपने अभी कहा कि जो क्विक कॉमर्स, शायद फूड डिलीवरी वगैरह उसमें आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा। ओके, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो क्विक कॉमर्स की अगर बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सचमुच नया और यूनिक आइडिया है तो वहां पे कॉम्पिटिशन्स कम होगी। सो कॉम्पिटिशन्स अगर कम होगी तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि आप जल्दी स्केल बढ़ेगा जो आपने बात की, या ग्रो ज्यादा कर पाओगे? सर ऐसा हो सकता है या फिर उल्टा भी हो 100%, सकता है? 100% हो सकता है, लेकिन उसमें एक चैलेंज और आती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं है तो आपको लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है या इसका यूज ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले आपका चैलेंज आएगा कि आप सबको एजुकेट करो, और फिर आप उसको बेचोगे तो आप मोनोपोली प्लेयर हो, आप ही बेचने वाले हो, तो बट वैसे आपका सेल बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको एफर्ट करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करने पड़ेगा, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को सैंपल प्रोडक्ट देके उनको यूज करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। जैसे ई कॉमर्स ने किया, फ्लिपकार्ट ने किया, अमेजोन ने किया, जिसने आपको आदत लगवाई कि आप ई कॉमर्स के थ्रू माल मंगवाओ, पहले डिस्काउंट आपको हम फुल देंगे, भले हमको नुकसान हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपको आदत लग रही है तो वो डिलीवरी चार्जेस में भी कमा रहा है और प्रोडक्ट कमीशन में भी कमा रहा है। तो ये बात आदत लगने की है वो केस में। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे ही आप अपने आइडिया को लॉन्च करते हो आपके कॉम्पिटिटर्स तुरंत खड़े हो जाए कि हाँ ये 100%। अच्छा है, चलो हम भी करते हैं। तो ऐसा जब हो तो हमारे बिजनेस पे इसका एक कैसे इफेक्ट रहता है? सो बेसिकली सर जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं ना, तब बात करते हैं पेस की, स्पीड की। Okay. अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आज के टाइम में अगर आप स्पीड से बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आपका आइडिया डुप्लीकेट हो गया, आपसे 3 साइज बड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है, आपके दिमाग में लग रहा है कि इसका एग्जीक्यूशन इस हिसाब से हो सकता है, तो आपको उस पर मेहनत करनी है और आपको पेस से आगे ले जाना है। जो पूरा अभी फंडिंग का सिनेरियो चल रहा है वो सिर्फ इसी को फ्यूल कर रहा है। उसी का पर्पस ही यही है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिले और कंपनी आगे बढ़ सके, जिससे उसका कॉम्पिटिटर खड़ा हो उससे पहले वो लोग आगे निकल जाए। तो ये एक थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज हुई कि भाई आपके पास आइडिया है तो आपको भी एक स्पीड तो रखनी पड़ेगी। 100%। आपके जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग होना चाहिए, और साथ में पेस। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि आज जमाना बहुत ही फास्ट हो गया है। सर कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले, क्योंकि हर एक कंट्री की एक अपनी अलग पॉलिसीज होती है, तो किसी भी बिजनेस के लिए इट मे बी सर्विस सेक्टर और प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लीगल प्रोसीजर्स को समझना कितना जरूरी है, और उसके लिए सबसे जो कहते हैं ना कि एक प्रॉपर इंसान कौन होता है, एडवोकेट या सीए बिजनेस में? सो सर बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बिजनेस में हो, क्योंकि Okay. हर एक बिजनेस की अलग परिभाषा होती है, अलग कंप्लायंस लेवल होता है। लेट्स से कि आज मैं एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे लोकल पुलिस की भी परमिशन लगेगी, मुझे एफएसएसआई की भी परमिशन लगेगी, मुझे कमर्शियल की भी परमिशन लगेगी। तो हर कोई जो जानकार है वो व्यक्ति का वो उसको हेल्प कर पाएगा।
और हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में, वैसे बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन लीगल लॉस इतने सारे होते हैं कि आपको अगर लीगल लॉस की जानकारी नहीं है तो धंधा कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट ने काफी सारी जगह पे, अगर आप नया स्टार्टअप सेटअप कर रहे हो तो कई सारी जगह पे लीगल कंफर्ट दे रखी है। आपने गवर्नमेंट ने पोर्टल बना के रखे हैं जहाँ पे आप पोर्टल पे जाओ और गवर्नमेंट अधिकारी आपको मदद करते हैं कि हाँ आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो इतने रजिस्ट्रेशन आप ले लो, आपका काम इजी हो जाएगा। या फिर आप ये 5 की जगह एक रजिस्ट्रेशन ले लो, आप धंधा शुरू कर दो, बाकी का 5 रजिस्ट्रेशन आप बाद में ले लेना। तो ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है। आप सीए के पास जाओ, एडवोकेट के पास जाओ, लेकिन जाना तो रास्ता वही है, तो वो ऑलरेडी स्टेज अवेलेबल है। क्वेश्चन यही है कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो आप कौन सा बिजनेस करने वाले हो उसका जैसे मार्केट रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट के कौन से रूल्स लगेगी, गवर्नमेंट की कौन सी अथॉरिटी मुझे हेल्प करेगी, और फिर आपको सीए एडवोकेट जो कोई भी होगा वो कंसल्टेंट हेल्प कर पाएगी। सर मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है, आपने बात बताई गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। हाँ जी। किस तरीके से कर रही है, मुझे किस तरीके से कहाँ से शुरू करना होगा? गवर्नमेंट के कोई ऐसे पोर्टल है, वेबसाइट है कि कहाँ जहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकूँ, या फिर वहां से मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकूँ? क्या क्या है ऐसा? सर बेसिकली आप देखोगे तो इंडिया आज की तारीख में स्टार्टअप हब बन रहा है, ठीक है। और स्टार्टअप हब बनने के लिए गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लिए है। जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है वो एक अथॉरिटी है डीपीआईआईटी, जो गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी है, जहाँ पे आप स्टार्टअप का रिकग्निशन ले सकते हो कि आपका बिजनेस एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन सकता है, जो आपका फर्स्ट स्टेप बनेगा। जब आप वहाँ पे साइट पे जाते हो, साइट पे आपकी डिटेल्स भरते हो कि मेरा ये बिजनेस है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा फ्यूचर का प्लान है, उसके बेस पे गवर्नमेंट आपको ग्रांट करती है स्टार्टअप का सर्टिफिकेट। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर बात आती है कि अभी मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे नहीं पता बिजनेस कैसे करना, तो फिर गवर्नमेंट ने इंक्यूबेशन सेंटर जैसी शाखाएं बना के रखी है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, या फिर छोटे होते हैं उसको कांच की पेटी में रखना पड़ता यस है यस कि यस। जिससे उसको एक स्ट्रेंथ मिले, वो इम्यून हो जाए और फिर वो जमाने में आए जिससे वो लड़ पाए। ओके, इसलिए इसका नाम इंक्यूबेशन सो सेंटर है। सेम वे ओके स्टार्टअप के लिए भी इंक्यूबेटर है। ओके। वो क्या काम करता है कि आपका बिजनेस नया है, आप अभी लोगों से लड़ नहीं पाओगे, तो आपको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। वो सपोर्ट सिस्टम होता है मेंटरिंग के फॉर्म में, सपोर्ट सिस्टम होता है इकोसिस्टम, जहाँ पे आपको बैठने की जगह मिलती है, जहाँ पे आपको फंडिंग मिलता है, जहाँ पे आपको मार्केटिंग विजिबिलिटी मिलती है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सभी पॉलिसी का ज्ञान मिलता है, जहाँ पे आप इन्वेस्टर से मिल सकते हो, जहाँ पे आप दूसरे स्टार्टअप से भी मिल सकते हो, जिसके उसकी तकलीफ उनकी तकलीफ क्या है वो अपने बिजनेस के लिए भी आप समझ सकते हो। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है, और उसमें हम लोग बहुत खुश नसीब है कि गुजरात स्टेट बहुत ही आगे है। आज की तारीख में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे जो लोग इंक्यूबेट भी हो रहे हैं उसको भी गवर्नमेंट एक मंथली स्टाइपेंड दे रही है कि अगर आप स्टार्टअप चला रहे हो तो आपको एक मंथली स्टाइपेंड स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी करके है, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको फिक्स मंथली रह रही है कि जब तक आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं बन जाता तब तक गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देगी। अगर आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो तो गवर्नमेंट 10 लाख से लेकर 30 लाख तक की आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है। जो पूरी ग्रांट है आपको वापिस नहीं देना है, अगर आपको प्रोजेक्ट में यूज करना है। अगर आपका बिजनेस बना, आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया, उसको मार्केट करना है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट अलग से आपको 20 लाख रुपए तक की ग्रांट देती है। ओके। तो गवर्नमेंट ने सभी जगह पे स्टेजेस बना के रखे हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। क्या क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई। तो ये जो मंथली जो देते हैं वो रेंज कहाँ से कहाँ तक की होती है? वो सर बेसिकली ऐसा है कि अगर कोई 9 से 12 साल का स्टूडेंट है, तो अगर वो कोई कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोशन के लिए सालाना 1,20,000 10,000 स्टूडेंट्स को 9 से को 12 साल, यानी कि 4 स्टैंडर्ड से लेके 7 स्टैंडर्ड तक। 9 से 9 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड, नाइन बेसिकली ओके 14 ओके। साल से लेके 18 साल अच्छा तक। 14 साल से, ओके डन Yes. डन। सो 9 to 12 ओके Yes. ठीक है। और फिर आता है कि जो आप कॉलेज की स्टडी कर रहे हो उसके साथ आप करना चाह रहे हो, तो बहुत सारी कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर प्रोग्राम रन होता है, जहाँ पे ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वाली ग्रांट आपको गवर्नमेंट देती है, जहाँ पे आपको पढ़ना भी है, साथ में आपके कंसेप्ट पे भी काम करो। अगर कंसेप्ट मार्केट वैलिडेट हो रहा है तो आप उसको बिजनेस के तौर पे आगे लेके जाओ, तो वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट आपको स्टेज बना के देती है। ओके, सो कॉलेजेस भी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ जी। गवर्नमेंट का ये जो पूरा एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कॉलेजेस भी, क्योंकि स्टूडेंट को मालूम नहीं है ना कि कहाँ सही जाना है, बात है। तो भाई आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज से ही आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, फिर तो आपको धीरे धीरे सही बात आगे है। बढ़ना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक मुझे लग रही है। आपने जो स्टूडेंट स्टार्टअप की बात की, लेकिन मान लो कि मेरी एज स्टूडेंट वाली नहीं है, लेकिन आई एम अबव एज ऑफ कॉलेज एंड एवरीथिंग,
तो अगर 20-25 साल के ऊपर है, 30 साल के आसपास कोई बंदा है या उससे भी ज्यादा है, तो ये मिडिल एज ग्रुप या ओल्ड एज ग्रुप के लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज है? सो सर, जो मैंने इंक्यूबेशन सेंटर बताया वो सभी के लिए है, वो सिर्फ ओके। स्टूडेंट के लिए नहीं है। सो लेट्स से कि आप 35 साल के हो, आपने सोचा कि मुझे एक बिजनेस का आइडिया आ रहा है, मैं बिजनेस पे काम करना चाहता हूँ, तो आप वो काम करो, आप स्टार्टअप के स्टेट गवर्नमेंट की साइट है उस पर रजिस्टर्ड हो जाओ। वहाँ पे आपको बताया गया कि इतने इंक्यूबेशन सेंटर लिस्ट डाउन है, आप कौन से इंक्यूबेशन सेंटर में ज्वाइन होना चाहते हो, आप वहाँ पे जाओ। वहाँ पे बेंटर हो गए, वहाँ पे गाइड हो गए, वहाँ पे पूरा सपोर्ट सिस्टम होगा, क्या क्या बिजनेस करना, कैसे करना, वहाँ पे पीरियोडिकली सेशंस भी होते हैं जहाँ पे आपको एजुकेट किया जाता है। तो पूरा एक सिस्टम वहाँ पे चलता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका एज ग्रुप आपको एक सपोर्ट मिल जाता है। ओके सर, कोई भी बिजनेस अगर खोलना हो तो बेसिकली आपका मिशन और विजन किस बात। तरीके का होना चाहिए? सर जैसे हमने शुरुआत की कि हमारा आइडिया था कि मार्केट में जो गैप है वो फुलफिल करना है। अगर आपका मिशन विजन वही आइडिया पे है कि मुझे वो मार्केट गैप फुलफिल करना है, तो 110% आप ग्रोथ करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर दी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे बिजनेस में आप आगे बढ़ते हो, आप डाइवर्सिफाइड हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो वो केस में आपका मिशन और विजन डाइल्यूट हो जाता है। तो फोकस वही है कि मुझे जो प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई किया है वहाँ पे मैं काम करूँ, जहाँ पे आज की तारीख में जैसे बोलते हैं इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर। सो इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, मार्केट में इम्पैक्ट लाते हैं जो बाकी कोई नहीं ले पाता। वो आता है मिशन और विजन से। कोई भी बड़ा फाउंडर ले लो जो इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर है, वो वही काम करते हैं। ओके, सो ऐसे लोगों को इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। ओके, सो इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर की भाई कुछ और भी विशेषताएं हमें बताइए ताकि हमको देखिए आपने बता तो दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इससे क्या शायद जो हमारे दर्शक हैं उनको एक मोटिवेशन मिले कि भाई इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर इस तरीके से अपना काम करते हैं, तो हमें इतने ढीले से काम नहीं करना है, हमको भी कुछ एग्रेशन लाना है। सिर्फ 3 चीज है। एक है डेडिकेशन आपका चाहिए, दूसरा आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, आप जो एरिया में गए हो उसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको लाना ही लाना है, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं। और तीसरा है पेस, जो हमने बोला, अगर आपका स्टार्टअप है, आपको इम्पैक्ट लाना है, तो आपको जल्दी से दौड़ना है। अगर आप अटक के रह गए तो फिर मार्केट चला जाएगा। तो सर अगर मुझे अपने स्टार्टअप की वैल्यू बढ़ानी है तो ऐसे ही मुद्दों पर काम करना है? बेसिकली वैल्यू क्या होती है, चलो आप ऐसा सोचो कि अभी तो क्या हम लोग शार्क टैंक के एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे घर घर पे सबको वैल्यूएशन दिखता है, लेकिन बेसिक वैल्यू क्या होती है कि ये धंधा अगर मैं बेचूंगा तो उसमें से मुझे कितना पैसा मिलेगा, या फिर ये धंधे में से मैं कितना पैसा फ्यूचर में कमाऊंगा। ठीक है, तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस कौन से स्केल पे पहुंचा है और आप आगे कहाँ लेके जा रहे हो, उसका प्लान क्या है, उसका आगे जाके प्रॉफिट कितना बनेगा, वो प्रॉफिट ही मेरा वैल्यूएशन है। अभी वो बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट हो सकता है, कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए वो मॉडल अलग होगा, कोई B2B मॉडल है जहाँ पे मैं सिर्फ इंडस्ट्री को सर्विस करूँ तो अलग होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो अलग होगा, वहाँ पे मेरा लैंड मशीनरी वो सब भी वैल्यू एडिशन होगा। और अगर मैं लेट्स से रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरा पेटेंट आएगा, मेरा कॉपीराइट आएगा, तो वो सबका भी वैल्यूएशन होगा कि जिसको मैं फ्यूचर में जाके लाइसेंस कर सकता हूँ, वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। तो बिजनेस टू बिजनेस वैल्यूएशन काफी वेरी करता है, लेकिन अल्टीमेट आइडिया यही है कि ये जो आपने असेट जनरेट की है इन टर्म्स ऑफ आइडिया, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे ट्रेडमार्क पेटेंट होगी, तो उसको फ्यूचर में कितना मोनेटाइज कर पाओगे और वो मोनेटाइजेशन कितना आप घर लेके जाओगे, वो आपका वैल्यूएशन होगा। तो सर अब तक जो हमने बात की वहां पे फाइनेंस की कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी आपने वर्ड यूज किया मोनेटाइजेशन। राइट। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि मेरे पास सर उतने पैसे नहीं है, मेरे पास आइडियाज अच्छे हैं, तो हाउ कैन आई फाइंड इन्वेस्टर्स और हाउ कैन आई रेज फंड? सो बेसिकली सर क्या होता है, जनरली अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि अगर मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ तो मुझे इक्विटी बेचनी है, वही एक मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं, आज की तारीख में आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन ओपन रख रखे हैं। सबसे अच्छा आता है आपका मुद्रा लोन। अगर आपको 10 लाख तक का फिनांस चाहिए तो गवर्नमेंट आपको देती है, गवर्नमेंट का कॉमन पोर्टल है, आप जाके एप्लीकेशन डालो, बैंक वाला आपको सामने से मेल करेगा, और अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको मुद्रा लोन मिल जाती है 10 लाख की। दूसरा एक आता है CGTSME लोन करके आता है, जहाँ पे 2 करोड़ तक का फिनांस गवर्नमेंट देती है अगर आप कोई भी नया यूनिट शुरू कर रहे हो तो वो आपको 2 करोड़ तक का फिनांस मिल जाता है। अभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इससे भी ज्यादा फिनांस चाहिए, या फिर मैं सर्विस एंटिटी हूँ जहाँ पे मुझे ये मुद्रा लोन या CGTSME लोन एलिजिबल नहीं होती है, तब आता है क्वेश्चन कि मुझे किसी इन्वेस्टर को लाना है। इन्वेस्टर में भी सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। कोई ऐसा इन्वेस्टर है कि जो मुझे सिर्फ पैसा ना दे लेकिन मेरा हाथ थामे और मुझे आगे ले जाए, जिसको ये इंडस्ट्री का नॉलेज है,
जिसके साथ जुड़ के मैं मेरा बिजनेस ज्यादा जल्दी से बढ़ा सकता हूँ। तो वो सबसे पहला फेज आता है। और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, अगर आपको एग्रेसिवली आगे बढ़ना है तो पैसा चाहिए होगा, तब जाके ये वेंचर कैपिटल आते हैं, एंजल इन्वेस्टर आते हैं, बाकी सब पैसा रेस करने की बात आती है। एक के बाद एक आप राउंड रेस करते जाते हो टू मेक श्योर कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। तो वही जर्नी रहती है स्टार्टअप की, फंड रेजिंग। ओके। सो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, तो कोई आपका बिजनेस खरीद भी लेता सही है, बात है। तो वहां पे शायद एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। वो ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट हो सकती है? सो अगर आपने एक स्टेज ऐसा क्रिएट कर दिया है, ठीक है, कि जहाँ स्टेज से लोगों को लग रहा है कि आप उनके लिए खतरा हो, कि भैया अगर ये आगे बढ़ा तो हमारा एग्जैक्टली। बिजनेस का दिक्कत होने वाली है। तो बट ऑब्वियसली कि आपको ऑफर करेगा कि आपके साथ मैं जुड़ जाऊँ या आपका बिजनेस ले लूँ। या फिर दूसरा चीज ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि बॉस ये तो धमाका होने वाला है बिजनेस, तब इन्वेस्टर कूद जाता है। जैसे अभी गुजरात टाइटन का एक क्लासिक एग्जांपल हमने देखा कि वेंचर कैपिटल फंड ने गुजरात टाइटन की कंपनी टीम खरीद ली, और अभी देख रहे हो 3,000 करोड़ की वैल्यूएशन बढ़ा के वो लोग मार्केट में बेचने को रेडी है। तो डिपेंड्स करता है इसके ऊपर। अच्छा सर, आपने अभी गवर्नमेंट वाली बात की कि गवर्नमेंट जो है मुद्रा लोन आदि हर तरीके से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट राइट। करती है। जब पे बैक की बात आती है, पे बैक जब आप करते हो राइट। लोन, गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट लेती है इस पे? सो वो डिपेंड्स करता है बैंक टू बैंक, लेकिन जो जनरल रेट रहता है वो मार्केट रेट के हिसाब से चलता है। सो सपोज लेट्स से कि आज की तारीख में भी आपने देखा कि आरबीआई ने रेट कट किया हुआ है, तो मार्केट का रेट थोड़ा कम आ जाएगा। लेकिन इन जनरल आप देखोगे तो 9% से लेके 11% के इंटरेस्ट पर आपको ऐसी लोन मिलेगी जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। 9 से 11%? यस। ओके। और उसमें लेकिन भी वो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम्म, गवर्नमेंट की एमएसएमई और स्टार्टअप हम्म, के लिए कुछ स्कीम चल रही है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऊपर भी इंसेंटिव दे रही है। जहाँ पे अगर ओके। आप नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हो तो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि 5% इंटरेस्ट आप जो पे करोगे वो मैं रीइंबर्स कर दूंगा, 6% इंटरेस्ट आप पे करोगे वो मैं रीइंबर्स कर दूंगा। तो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आके खत्म हो जाती है 5 से 6% के अंदर, जो आपका एफडी का रेट से भी राइट। कम है। ओके ओके। लेकिन ये जैसे ही मैं लोन लेता हूँ, जैसे आम आदमी लोन लेता है उसी तरीके से ये लोन होती है, तुरंत शुरू हो जाता है, या फिर आपका एक टाइम जाता है उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ भाई आप अभी स्टेबल हो, अब आप एलिजिबल हो टू पे बैक? ऐसा कुछ हो या सो स्टूडेंट लोन में जिस तरीके से हाँ होता जी, है? तो फिनेंस के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड, कि मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम सो पीरियड। ओके आपका बिजनेस आपने आज शुरू किया और जब तक वो प्रोडक्शन के लिए रेडी होता है तब तक ओके गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि मैं सिर्फ ब्याज लूंगा, मैं आपसे प्रिंसिपल नहीं लूंगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल तो कमा ही नहीं रहे हो अभी, तो आप कैसे पे ओके करोगे। तो मैं ब्याज ले रहा हूँ, और जैसा आपका सेल शुरू होता है फिर मैं प्रिंसिपल भी लूंगा और ब्याज भी लूंगा। तो ये मोरेटोरियम पीरियड कुछ लोन में रहता है, कुछ लोन में नहीं रहता है, डिपेंड्स अपॉन आपका बिजनेस और लोन का स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन वो फैसिलिटी हर एक लोन में रहती है, कोई भी बिजनेस लोन में रहती है। ओके। उसके सामने मेरे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, मैं क्या गवर्नमेंट कुछ मॉर्टगेज के लिए कुछ करती है? सो जैसा मैंने बताया, मुद्रा लोन, शिशु लोन या फिर सीजीट एसएमई के अंदर 2 करोड़ तक की लोन है, वो सभी कोलेटरल फ्री लोन है, जहाँ पे गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि अगर आप लोन पे नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट पैसा पे कर देगी, तो ओके। आपके पास कोई कोलेटरल नहीं चाहिए। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज है कि भाई जिसके लिए सचमुच लोगों को सोचना चाहिए। सही अगर बात। बहुत बढ़िया आइडिया है, मेहनत करने की अगर उस चाहे इंसान को इच्छा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जब इतना सपोर्ट कर रही है, लोन कितने टाइम में अप्रोक्सीमेटली पास होता है? सर, वैसे गवर्नमेंट का तो दावा ऐसा है कि आपने एप्लीकेशन फाइल की और विद इन 10 मिनट्स आपको मेल आ जाता है कि आपकी लोन अप्रूव है कि नहीं है। बट आप मोटा मोटी ओके लेके चलो कि जिस हिसाब से अपने ऑपरेशन होता है, शायद 10 या 15 दिन या एक आध महीने के अंदर आपका बिजनेस के साथ लोन आपका रेडी हो जाता है। ओके। सर आपने आज सचमुच काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि भाई गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है, किन किन टाइप की लोन होती है, और आपको उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपने पोर्टल की डीपीआई या ऐसा कुछ, आपको वो डीपीआई। क्या है, वो क्या है उसका फुल फॉर्म? सो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड करके गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, और जिसके ओके अंदर ये स्टार्टअप आता है कि जिसके पास आप रजिस्ट्रेशन लेके बोल सकते हो कि मैं रजिस्टर्ड स्टार्टअप हूँ। ओके। सर आखिर में हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश? मेरा एक ही संदेश है कि अभी एक वेव आ रही है, इंडिया ग्रो हो रहा है। आपके दिमाग में अगर कोई भी आइडिया है, आप उसके ऊपर डटे रहो, और आई एम श्योर कि हम लोग बहुत सारे यूनिकॉर्न देखेंगे आगे के टाइम पे, जहाँ पे इंडिया शाइन करेगा, आप शाइन करोगे और हर कोई शाइन करेगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अगर आपके पास आइडिया है
तो बिजनेस आपके लिए रेडी है, आपको बस थोड़ी एफर्ट्स करने की जरूरत है, दैट्स इट। विशु जी, आप हमारे साथ जुड़े और जो डिटेल बातें बताई, खास करके आपने जो लोन की बातें बताई, क्योंकि इंसान के पास बहुत सारी चीजें होती है, आइडियाज होती है, लेकिन अल्टीमेटली बात आके रुक जाती है फंडिंग पे। राइट। ठीक है, या तो उसको ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं जो फिर वो चुका नहीं पाता है। इन्वेस्टर शायद मिले ना मिले, इन्वेस्टर ऐसा कोई ढूंढ रहा है लेकिन इसको इन्वेस्टर के बारे में नहीं मालूम है और इन्वेस्टर को इसके बारे में नहीं मालूम है, तो वो दोनों एक चीज हो जाती है। गवर्नमेंट की जो बात है वो बहुत ही अच्छी रही। सर, आप हमारे साथ जुड़े और स्टार्टअप के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें और भी आपसे जानने को मिलेगी इन फ्यूचर, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को जो भी इंफॉर्मेशन दी उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कुमार। थैंक यू। तो देखा आपने, विश्रुत जी ने कितने बढ़िया तरीके से बताया कि भाई स्टार्टअप को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट कहाँ सपोर्ट करती है, आपके पास आइडियाज किस तरीके के होने चाहिए, आपको कैसा R&D करना चाहिए, मार्केट सर्वे कैसा करना चाहिए, और बहुत सी बातें उन्होंने खास करके फंड रेजिंग के बारे में बताई। हमें आशा है कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और जैसा मैंने पहले कहा था, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम इस क्वेश्चन को विश्वजीत जी तक पहुंचाएंगे और वो उसके आंसर जो देंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।